तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चौहान वंश पार्ट 2। इससे पहले हम चौहान वंश का एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सारे इंट्रोडक्शन वगैरह चौहान वंश से संबंधित जितने भी थे इंट्रोडक्शन और सिद्धांत वगैरह वो सब देख लिए थे। और अन्नोराज है, अजयराज है, वसुदेव चौहान है, गूक है और विग्रहराज चतुर्थ है। तो यहाँ तक क्या है हमने अच्छे से कुल मिला के देख लिया था। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल और को ज्वाइन करना ना भूलिए, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम से संबंधित ट्रिक्स वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह और नोटिफिकेशन और क्लासों से नोटिफिकेशन संबंधित क्या है इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक कुछ बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, गौर करना इस चीज़ के ऊपर कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए दोस्तों तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली, ज़रूरत, ठीक है, दूसरी सब्र और तीसरा त्याग। ठीक है दोस्तों, अपन जैसे तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए वो उस चीज़ के प्रति कितनी भूख है, कितनी ज़रूरत है, वो ज़्यादा ना ज़रूरी होती है। ठीक है, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर, ठीक है, अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों, तो जब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने कंफर्ट जोन को त्यागो, ठीक है, और खूब मेहनत करो दोस्तों। ठीक है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए दोस्तों किसी चीज़ का त्याग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जैसे लाइफ जी रहे हैं वैसे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहेंगे ना दोस्तों, तो एक समय ऐसा आएगा कि समय निकल जाएगा दोस्तों। वो समय एक ऐसी चीज़ है कि निकल गया तो वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर क्या है अपने सपनों की तरफ जाइए दोस्तों। और अगर आपने सपने देखे हैं, ठीक है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहिए अपने सपनों को। क्योंकि दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी के साथ जुड़ रहिए। ठीक है, इसलिए मैं कभी इन वीडियो को कभी पेड नहीं करूँगा दोस्तों। ठीक है, आप खूब मेहनत करिए। मेरा यहाँ पे उद्देश्य इसलिए इन वीडियो को डालने का उद्देश्य एक ही है दोस्तों कि जो पर्सन क्या है, जो कोचिंग फिल्म संस्थान वगैरह जो पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनके पास में काबिलियत है दोस्तों, जो पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मगर क्या है कि कोचिंग संस्थानों की जो फीस वगैरह है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या कोचिंग संस्थान किसी का प्रकार से जान नहीं पाते, या और भी बहुत सारे कारण हैं कि कुछ भी चीज़ जिस कारण से क्या है कि वो कोचिंग संस्थान या अन्य माध्यमों को नहीं पकड़ पा रहे, तो उनके लिए जो वीडियोस है वो तो अच्छे वरदान साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे और जितना ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ आप जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ोगे, मैं उतनी ही अच्छी चीज़ें इसमें लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आप सभी दोस्तों इसमें जो नहीं इसमें इसमें शामिल होंगे। इसमें शामिल होने से क्या होगा दोस्तों कि मैं जितना ज़्यादा आप लोग इससे जुड़ोगे उतना ज़्यादा मेरे को क्या है कि एक मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे क्या है दोस्तों कि मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और सिर्फ होना तंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब। ठीक है, मैं कभी इसके ऊपर पेड नहीं करूँगा दोस्तों। तो खूब मेहनत करिए दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। ठीक है, तो आज से पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। चलिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान नोटबुक और पेन अपने साथ में रखना। मेरे द्वारा बोले गए कुछ भी शब्द अगर इस नोट्स में उपलब्ध नहीं है तो उसको ऐड करते रहना। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों कि सीधे सीधे एक ही लैंग्वेज में एक ही लाइन में बोलूँगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इतना पढ़िए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में जब क्वेश्चन सेशन निकालेंगे तो दोस्तों आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ के आएंगे तो राजस्थान से संबंधित अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप 35-38 तो करके ही आ जाओगे आराम से। ठीक है, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका जो शासनकाल था वो 1177 से 1192 था। ठीक है, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है। ठीक है, उपाधियाँ देखिए इनकी इनकी उपाधियाँ कहती है राय पिंथोरा, लगा लेना स्टार दोस्तों। कितनी बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि इतिहास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इतिहास कभी चेंज थोड़ी हो सकता है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर आज आप 1576 हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हो तो आज से 10 साल बाद में वो 2007 नहीं हो जाएगा दोस्तों, वो तो 1576 ही रहेगा। तो इतिहास कभी चेंज नहीं होता दोस्तों, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये राय पिथौरा याद रखना। दलपुगांव, अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, राय पिथौरा, दलपुगांव और अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, ये किसकी उपाधियाँ है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियाँ। ठीक है, याद रखना। इनके पिता का नाम दोस्तों सोमेश्वर चौहान था। इनके पिता का नाम क्या था?
सोमेश्वर चौहान था। ठीक है, माता का नाम कपूरी देवी था। ये क्या है, जो इनकी माता थी कपूरी देवी, ये क्या आनंदपाल तोमर की पुत्री थी। आनंदपाल तोमर जो दिल्ली में रहते थे दोस्तों, दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय, तो उनकी क्या पुत्री थी ये। ठीक है, इनके भाई थे हर्राज चौहान। भाई कौन थे दोस्तों, हर्राज चौहान। अभी फिलहाल अपन इस कहानी को समझ रहे हैं दोस्तों, फिर ठीक फिर देखेंगे अपन अच्छे से। ठीक है, पढ़ के भी देख लेंगे, एक बार समझा देता हूँ, फिर पढ़ के देखेंगे तो यहीं का आपको याद हो जाएगा। फिर क्या है, रात को सोने से पहले 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, ये आपके दिमाग से कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों। ठीक है, पिता सोमेश्वर चौहान। और जैसे कि आप लोग कुछ लोग ज़्यादा जुड़ोगे तब क्या है, अपन लाइव सेशन शुरू कर देंगे और कुछ नए सब्जेक्ट को मैं ऐड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, माता कपूरी देवी हो गई, भाई हर्राज चौहान। और जन्म इनका जो था दोस्तों वो 1166 में हुआ था। इनका जो जन्म था दोस्तों 1166 में हुआ था आहिल पाटल गुजरात में। गुजरात में क्या है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और 11 साल की, मात्र 11 साल की उम्र में दोस्तों ये राजा बन गए थे। ठीक है, देखिए कि ना कि मात्र 11 साल की ना उम्र में क्या है ये राजा बन गए थे। इसी कारण से दोस्तों जब 11 साल के थे, इसी कारण से इनकी जो माता थी वो इनके साथ रिश्ता बन के बैठी थी इनके साथ में। ठीक है, 11 साल की उम्र में कोई राजा बनता है तो उनको शासन संभालने में दिक्कत होती है। तो इस कारण क्या है, इसलिए क्या है, ये इनकी जो माता जी थी कर्पूरी देवी, वो क्या है इनके साथ में सरिस्का बन के बैठी थी। ठीक है, फिर चलिए आगे। इनकी पत्नियां थी दोस्तों 4+1। ठीक है, मतलब 4+1 में जो सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो है सहयोगिता। याद रखना दोस्तों सहयोगिता के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, आप लोग बताना कि ये चीज़ करूँ या ना करूँ। जैसे क्या है दोस्तों, क्या नाम है, राजस्थान के प्रमुख जो भी मुद्दे हैं दोस्तों, जैसे ना कोई भी युद्ध से संबंधित मुद्दे हो गए या जो भी विवाद संबंधित मुद्दे हुए हैं इतिहास के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो घटनाएं हुई है, जैसे जलियांवाला बाग हो गए या कृष्णा कुमारी विवाद हो गए, सहयोगिता वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे संबंधित विशेष प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध करें, जिसमें क्या आपको उस घटना के बारे में अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं इसको सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर 1-2 वीडियो डाल के देखूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया दोस्तों तो मैं उसको जरूर शुरू करूँगा दोस्तों। ठीक है, पुत्र गोविंदराज। पुत्र क्या है इनके, गोविंदराज जी थे। ये मैं अभी फिलहाल आपको ऊपर से कहानी बता रहा हूँ, फिर देखना अच्छे से कहानी आप समझोगे। इनके दरबारी देखिए, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, पद्मनाथ, चंद्रप्रदाय। और ये जो चंद्रप्रदाय थे दोस्तों, इनका पृथ्वी भट्ट नाम था, याद रखना। जो चंद्रप्रदाय थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है ना, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रप्रदाय ने लिखा, जिनका दूसरा नाम पृथ्वी भट्ट है। यदि अगर ऑप्शन में कभी आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है, उसमें चंद्रप्रदाय ऑप्शन में ना हो तो आप पृथ्वी भट्ट को ऑप्शन में देंगे। ठीक है, पृथ्वी भट्ट को क्या है प्राथमिकता देंगे। ठीक है, फिर आते हैं जयानक भट्ट, जिनकी जो ना किताब है वो है पृथ्वीराज विजय। ये सब पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, इनके दरबारी विद्वान थे ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। आया कुछ समझ में दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी, तो नोट डाल के लिख लेना, एक नोट डाल लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो नाडोल शाखा। कौन सी शाखा थी दोस्तों, नाडोल शाखा थी। जो उसके जो संस्थापक थे वो लक्ष्मण देव चौहान थे। ठीक है, लक्ष्मण देव चौहान थे, याद रखना। ठीक है, चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा। अब दोस्त देखिए, पृथ्वीराज चौहान की जो जानकारी है, जो भी इतिहास के बारे में जो जानकारी वो कहाँ से मिलती है उसके बारे में देखते हैं। जानकारी के स्रोत लिख लीजिए। ठीक है, जानकारी के स्रोत किस किस से मिलते हैं, तो पृथ्वीराज रासो ये जो लेखक है वो है चंद्रप्रदाय। दूसरे लिखिए पृथ्वीराज विजय, जानक भट्ट की किताब। ठीक है, तबकाते नासिरी, लगा लेना, स्टार पूछा जाता है। ठीक है, ये चारों जो ना किताबें हैं ये पूछी जाती है। तबकाते नासिरी मिनासुद्दीन सिराज की किताब है, मिनासुद्दीन सिराज की किताब है। ताजुल मासिर ये है हसन निजामी की किताब है। क्या है, हसन निजामी की किताब है। आया कुछ समझ में दोस्तों। ये वो जानकारी के स्रोत है जो क्या है पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज जी ने क्या किया था, अपने पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इन्होंने अपने चाचा नागार्जुन और अपार गंगे के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, याद रखना कि इन्होंने क्या अपने चाचा नागार्जुन और अपार गंगे के विद्रोह को दबाया था, तब ये शासक बने हुए थे। ठीक है, और पंजाब की भंडानक जाति थी, भंडानक जाति। ठीक है, पंजाब की हिंसार पंजाब में ही है, हिंसार और ये गुरुग्राम जो साइड है। ठीक है, भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, उस समय क्या है जो हिंसार हरियाणा और ये पंजाब के साइड वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, उसको क्या है नागार्जुन ये भंडारक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि अगर ना
कि भंडारक जनजाति के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ठीक है, याद रखना। तुमुल का युद्ध, दोस्तों देखिए तुमुल का युद्ध मैं कई बार बातें कर चुका हूँ पिछली कई वीडियो के अंदर कि आला और उदल किसके ना वो सेना नायक थे। तो ये परमादिदेव चंदेल के सेना नायक थे दोस्तों। अब आया जैसे तुमुल का युद्ध 1182 में युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इस युद्ध में परमादिदेव के सेनापति आला और उदल मारे जाते, आला और उदल मारे जाते लड़ते हुए, ठीक है, याद रखना। ये आला और उदल किसके सेना नायक थे, तो परमादिदेव चंदेल के सेना नायक थे, ठीक है, याद रखना। तो एक बार यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ सेना नायक, क्योंकि कुछ कुछ जो सेना नायक है वो क्या है पूछे जाते हैं। जैसे जेता और कूपा किसके थे, मालदेव के। जैमल फतेह किसके थे, उदय सिंह जी के। गोरा बादल किसके थे, रतन सिंह जी के। और ये आला और उदल किसके थे, परमादिदेव चंदेल के थे, ठीक है। हो गया याद दोस्तों, इनको आप ऊपर से लिख लीजिएगा अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं लिखे हैं तो, ठीक है। बस ये है दोस्तों कि मैं जो बता रहा हूँ आपको उसके हिसाब से चलते रहिए दोस्तों, ठीक है, और मेहनत करते रहिए दोस्तों, ठीक है। और दूसरा, किसी चीज़ को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्र दोस्तों, ठीक है, पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर हमने जैसे मान लो कि पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, धैर्य नहीं है, तो दोस्तों फिर ना क्या, धैर्यता बहुत होनी जरूरी है दोस्तों, धैर्य होना जरूरी है। दूसरा, भूख होना बहुत ज़रूरी है। भूख मतलब ज़रूरत कितनी है उस चीज़ की, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि ना क्या, जैसे फार्म भर दिया, वो इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि इसमें नहीं होगा तो अगले में हो जाएगा, इस अगले में नहीं हो तो अगले में हो जाएगा। इस हिसाब से तैयारी नहीं करना दोस्तों। फार्म तो करोड़ों भरिसते हैं, फार्म तो करोड़ों लाखों भरिसते हैं फार्म, ठीक है। अपन को वैसे नहीं चलना कि भाई लाखों फार्म भेजते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पहले दिन, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तैयारी करो दोस्तों, इस हिसाब से करो कि इस बार जो क्या है, इस हिसाब से करो कि मेरा अंतिम और लास्ट मौका है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। कब आएगी अगली भर्ती नहीं आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, बस आप तो ये ठान लीजिए मुझे तो इसी बार में भर्ती निकालनी है, ठीक है। ये मत सोचिए कि दोस्तों फार्म भरने से कोई जॉब नहीं लगता है, ठीक है। फार्म तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, 5,000 6,000 पोस्टों के लिए 16 17 लाख फार्म भरिश्ते। ये तो मैंने अपनी नॉर्मल सी गिनती में बताया दोस्तों, ठीक है, इससे भी ज़्यादा भरिश्ते हैं। तो 16 17 लाख फार्म भरिश्ते, जिसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वो सब के सब ऐसे ना था क्या, पढ़ने वाले तो बहुत कम होते हैं दोस्तों उसमें, ठीक है, पढ़ने वाले तो बहुत कम होते हैं, जो कॉम्पिटिशन तो वो बाद में बनता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मत, भीड़ भड़ाकों को मत देखिए दोस्तों, ठीक है, भीड़ भड़ाकों से हटकर सोचिए दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है, अपने सपने के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, और अपने सपनों को अगर आपने पा लिया ना दोस्तों, तो ना एक क्या कहते हैं इसको, कि आपका गोल्डन जो ना क्या पीरियड होगा ना दोस्तों, समय, उसकी शुरुआत होगी दोस्तों, ठीक है। तो पहले अपने सपने के लिए जिए, उसके बाद में क्या बोलते हैं, हर चीज़ से समझौता कर सकते हैं साहब, मगर अपने सपने से समझौता मत करिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तुमुल का युद्ध देख लिया, पृथ्वीराज चौहान और परमादित्य चंदेल के बीच में हुआ था, महोबा पृथ्वीराज जी के बीच में, ठीक है, याद रखना। परमादित्य चंदेल जो के सेनापति आला और उदल थे, लगा लेना, स्टाफ पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर पृथ्वीराज ने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था। जो पृथ्वीराज जी ने क्या किया था, पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था, ठीक है। 1187 में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सिंह सेकंड पे इन्होंने आक्रमण किया था। इन्होंने क्या किया था, 1187 में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सिंह सेकंड पर आक्रमण किया था, याद रखना। लेकिन जगदेव पतिहार ने संधि करवा दी थी। जगदेव पतिहार के कहने पे क्या है, ये संधि हो जाती है, ठीक है। तो इतना कुछ याद आया, कुछ याद होगा। फिर चलते हैं, देखिए ये जो गुजरात के चालुक्य शासक भीम सिंह सेकंड पे तो आक्रमण किया था, इसके कारण क्या थे। पृथ्वीराज ने आबू की जो राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, ठीक है, उससे शादी की थी। इच्छिनी देवी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, 4+1, जिसमें एक तो सहयोगिता का नाम लिया, जो 4 रानियां और थी उनमें से एक थी इच्छिनी देवी, ठीक है। तो पृथ्वीराज जी ने क्या किया था, आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से क्या शादी की थी, जबकि भीम सिंह सेकंड क्या है, पूरी शादी, जो भीम सिंह सेकंड थे वो भी क्या है, शादी करना चाहते थे इच्छिनी देवी से, ठीक है। तो भीम सिंह सेकंड भी शादी करना चाहते थे और पृथ्वीराज भी शादी करना चाहते थे इच्छिनी देवी से। इस कारण से क्या है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो दोनों के बीच में जो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, दोनों के बीच में लड़ाई को क्या है, जगदेव पतिहार के कहने पर क्या है, संधि करवा दी जाती है। आया कुछ समझ में दोस्तों। फिर चलते आगे, चौहान और गहेड़वाल वाद, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि ना, ये तो बहुत फेमस है दोस्तों, ये एक गाना भी है दोस्तों, जिसमें क्या है कि ना, वो एक फिल्म है जिसमें, बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें इनका नाम आता है दोस्तों, ठीक है। और वैसे बहुत ज़्यादा ना बोलते कि ना क्या फेमस लव स्टोरी में से एक है, ठीक है। और
चौहान और गढ़वाल विवाद देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद के बीच में ये विवाद था। अब जयचंद कौन थे और ये पृथ्वीराज जी देखिए क्या है। जयचंद की एक बेटी थी दोस्तों, सयोगिता, ठीक है, और जिनको क्या है पृथ्वीराज पसंद करते थे। ये दोनों क्या अपने आप, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब देखिए जयचंद के बीच में और पृथ्वीराज के बीच में दुश्मनी का कारण, पहला कारण दिल्ली का उत्तराधिकारी, ठीक है, वो क्या है दिल्ली के उत्तराधिकारी पद को लेकर क्या लड़ाई करते थे कि जयचंद चाहते थे कि दिल्ली पे वो अधिकार कर ले, जबकि पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि वो दिल्ली पर अधिकार करे। क्योंकि प्रत्येक शासक चाहता है कि साम्राज्यवादी नीति के तहत, ठीक है, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करे, तो इस कारण से क्या है दिल्ली के उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई होती थी। दूसरा, पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी सयोगिता का अपहरण कर लिया था, उससे शादी कर ली थी। आया कुछ समझ में दोस्तों, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों के ना, जैसे क्या है एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ कि पृथ्वीराज जी क्या है कि पृथ्वीराज जी सयोगिता को पसंद करते थे और सयोगिता भी ना पृथ्वीराज जी को पसंद करती थी, ठीक है। मगर जयचंद क्या करते हैं, जयचंद को पृथ्वीराज जी क्या है वो जयचंद क्या पृथ्वीराज जी के आपस में बनती नहीं थी, ठीक है, विवाद चलता था। इसी कारण से क्या है कि जयचंद क्या अपनी बेटी का स्वयंवर रच देते हैं, और स्वयंवर रचने के बाद में दोस्तों वहाँ पे क्या है स्वयंवर में क्या है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते, तो बाकी सभी राजाओं को आमंत्रित किया करता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में जब जानकारी प्राप्त होती है कि वो सेना सहयोगिता का क्या है स्वयंवर रच दिया गया है, तो वो क्या है अपनी सेना को लेके आते हैं और ना सहयोगिता को उठाकर यहाँ पे क्या है शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो तभी से क्या है इन दोनों के बीच में और ज़्यादा विवाद शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के सहयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी समझ में आई। आपने वो गाना सुना होगा ना कि पृथ्वीराज तुम सहयोगिता हम देर ना करो वो बालम, ठीक है। तो वो इसी के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। तो जानकारी का स्रोत देखिए दोस्तों कि ये पृथ्वीराज और जयचंद की जो जो कहानी है दोस्तों बेटी वाली सहयोगिता जी वाली, वो कैसे कहाँ से प्राप्त होती है। तो जानकारी का जो स्रोत है दोस्तों दशरथ शर्मा की पुस्तक है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में ये जो जानकारी है प्राप्त होती है कि जो पृथ्वीराज और सहयोगिता की जो कहानी है, ठीक है। आया कुछ समझ में दोस्तों। तो जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान, तो दोस्तों अगर आप चौहान पढ़ रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट बहुत है ज़्यादा। एक तो विग्रहराज चतुर्थ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और दूसरे पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, याद रखना। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वैसे बता दूंगा, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, सारे पढ़ा दूंगा आपको, ऐसी मत करना कहना संज्ञा, मगर जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जोड़ दूंगा, ठीक है, कि ये तो पढ़ के जाना ही है आपको। दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। हो गया इतना, अब चलिए आगे। तराइन का युद्ध दोस्तों, तराइन का युद्ध किसके बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। उस समय क्या मोहम्मद गौरी का जब यहाँ पे आक्रमण हुआ था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद गौरी वही थे जिन्होंने क्या है कि ना अपने दास वंश के संस्थापक को ना कुतुबुद्दीन को बैठा के गए थे यहाँ पे से, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के शासनकाल में एक सबसे अच्छी एक घटना हुई थी दोस्तों, ये ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों, तो वो मोहम्मद गौरी के शासनकाल में आए थे। याद रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है दोस्तों, अगर ना क्वेश्चन में क्या है अगर मोहम्मद गौरी का ऑप्शन नाम ना हो तो आप पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को लगाएंगे ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी एक ही समकालीन थे, ठीक है। तो अगर अब ऐसे पूछा जाए कि मैं ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे, निम्न में से किसके समकालीन थे, अगर ऑप्शन में मोहम्मद गौरी ना हो तब आप किसको प्राथमिकता देंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, ठीक है। तो दोनों में से एक देख लेना। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, डेट याद रखना, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध में दिल्ली के गवर्नर दोस्तों, दिल्ली के एक गवर्नर थे गोविंदराज तोमर, जैसे मैंने आपको बताया कि तोमर का शासनकाल था, तोमर का शासन चल रहा था ना वहाँ पे दिल्ली में। तो गोविंदराज तोमर के भाले से दोस्तों क्या होता है कि ये तराइन का युद्ध शुरू होता है। और तराइन के युद्ध में क्या है गोविंदराज तोमर के भाले से क्या, गोविंदराज तोमर जब भाले से लड़ रहे होते तो उस समय क्या गौरी घायल हो जाते उस भाले से, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी इस युद्ध में घायल हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो अपने क्या है दोस्तों कि ना हमारे यहाँ की राजाओं की ये सबसे अच्छी खूबी भी बोलो या कमजोरी बोलो क्या है ना, हम क्या निहत्तों पे वार नहीं करते दोस्तों, ठीक है। जब गौरी घायल हो जाते तो वहाँ से भागते हैं तो पृथ्वीराज चौहान उसको जाने का होना था, क्या बोलते हैं जाने के लिए, मतलब रोकते नहीं है दोस्तों, ठीक है, जाने का मौका दे देते उसके अंदर। तो आया कुछ समझ में दोस्तों। तो क्या है गोविंदराज तोमर के भाले से क्या है जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, इस युद्ध को क्या है आप गंभीरता से समझिए। तो इस युद्ध में क्या है गोविंदराज तोमर के भाले से क्या है गौरी घायल हो जाते हैं। गौरी घायल होने के बाद में जब युद्ध से भाग रहा होता है तो हमारे यहाँ पे जो राजा होते हैं, खासकर जो राजपूत शासक होते हैं दोस्तों, वो कभी निहत्तों पे वार नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है कि गौरी होते हैं वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जो तराइन के प्रथम युद्ध में क्या है प्रधान जो सेनापति था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, वो चामुंड राय था। कौन था दोस्तों, चामुंड
राय था, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तराइन वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो तराइन वर्तमान में कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है, याद रखना, ठीक है, हरियाणा में स्थित है। आया कुछ समझ में कहानी, चलिए पढ़ लीजिए थोड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी से मोहम्मद गौरी विशेष पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। आक्रमण का कारण, गौरी ने तबर हिंद बठिंडे पे आक्रमण का अधिकार कर लिया था। गौरी ने क्या किया था, बठिंडा पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान क्या है, जीत जाता है इस युद्ध में, याद रखना। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान तीर्थी जीत जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामुंड राय था, याद रखना। ये इसमें जो प्रत्येक लाइन है ना दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ और साथ में इसमें जो प्रत्येक लाइन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो, ठीक है। फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो पृथ्वीराज, इसमें क्या फालतू की चीज़ें नहीं लिखी है। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामुंड राय था। दिल्ली के सामंत गोविंद राज ने क्या है, गौरी को घायल कर दिया था। ये कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में कब हुआ था दोस्तों, 1192 में। अपने कानों में एयरफोन लगा लीजिए और आराम से क्या है, कहानी को एंजॉय करिए दोस्तों, और इसके अलावा नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करते रहिए, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। इसमें क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब देखिए कैसे। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज के सेनापति को और थे क्या, मोहम्मद गौरी अपना एक दूत होता दोस्तों, ठीक है। कि इस युद्ध में क्या है दोस्तों, मोहम्मद गौरी अपना एक दूत किवाल उल मुल्क नाम था उसका, किवाल उल मुल्क, इसको पृथ्वीराज के पास में संधि के लिए भेजता है, ठीक है। तो किवाल उल मुल्क को क्या है, संधि के लिए भेजता है। पृथ्वीराज चौहान संधि के लिए हाँ कर देता है दोस्तों, ठीक है। किवाल उल मुल्क को संधि के लिए भेजा भी जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या है, संधि के लिए हाँ भी भर देता है। मगर गौरी क्या करता है, धोखे से पृथ्वीराज पे आक्रमण कर देता है, जिससे पृथ्वीराज की पराजय हो जाती है, ठीक है। पृथ्वीराज की मृत्यु दोस्तों मीनासुद्दीन सिराज के अनुसार, मीनासुद्दीन सिराज क्या बोलते हैं, ये जो अपन लेखक पढ़ के आए ना, जानकारी के जो स्रोत बताते हैं, तो मीनासुद्दीन सिराज के अनुसार बोलते हैं कि जो सिरसा हरियाणा में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु मीनासुद्दीन सिराज के अनुसार कहाँ पे है, कि गौरी ने क्या है कि पृथ्वीराज को हराने के बाद में यहाँ से सिरसा लेके चला गया था और सिरसा हरियाणा में वहाँ पे उनको मार दिया था, ये बोलते हैं, ठीक है, मीनासुद्दीन सिराज के अनुसार। हसन निजामी दोस्तों क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज को, हसन निजामी बोलते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया था, पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया था तथा वहाँ पे ले जाके उनको मार दिया गया था, ठीक है। जबकि कुछ शासक बोलते हैं कि क्या है कि इनका शासनकाल थोड़ा चला था दोस्तों। पृथ्वीराज को क्या हराने के बाद में भी एक सिक्के चले थे, जिसमें क्या है, एक तरफ पृथ्वीराज का नाम और दूसरी तरफ गौरी का जो लगा हुआ रहता था, ठीक है, फोटो, जिससे पता चलता था कि जो पृथ्वीराज है वो कभी क्या है, गौरी के अधीन क्या है, अपनी शासन चला रहे थे, ठीक है। मतलब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, ठीक है। मगर फिलहाल आप इतना समझिए कि पृथ्वीराज की मृत्यु क्या है, मीनासुद्दीन सिराज के अनुसार सिरसा हरियाणा में हुई थी और हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया था, ठीक है। तथा हत्या चंद्रबरदाई के अनुसार क्या है, जो चंद्रबरदाई था दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान के बहुत अच्छे दोस्त भी थे साथ में, ठीक है। तो चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को गजनी लेके आए थे और वहाँ पे क्या है, इनको अंधा कर दिया गया था तथा हत्या इनकी कर दी गई थी, ठीक है। आया कुछ समझ में दोस्तों, कि गजनी इनको लाया गया था, वहाँ पे इनको अंधा कर दिया था और बाद में क्या इनकी हत्या कर दी गई थी। एक वो कहानी भी है दोस्तों इनसे संबंधित, जिसमें क्या है कि इनको अंधा कर दिया जाता है, उसके बाद में क्या है, तो चंद्रबरदाई होते हैं वो क्या है कि 2-3 श्लोक बोलते हैं, जिस श्लोक में ये बात बोले होती है कि उनके पास में क्या है, तीर कमान होती है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के पास में, ठीक है। और चंद्रबरदाई श्लोक बोलते हैं, उनको श्लोक के अंदर क्या है, वो ये बताता है कि जो गौरी है वो किस तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या है, वो गौरी की तरफ तीर छोड़ते हैं, अंधा होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या गौरी मर जाते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से ऐसा कुछ कहानियाँ भी है ना, बनी हुई है दोस्तों इसके ऊपर, ठीक है। मगर फिलहाल आपको जितना मैंने बताया वो उतना समझिए, ठीक है। तो अंधा कर दिया और इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए दोस्तों आगे, मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज के पुत्र, मोहम्मद गौरी क्या करते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक बना देते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी के क्या होता है, जब पृथ्वीराज को हराते हैं तो हराने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि मोहम्मद गौरी के जो पृथ्वीराज के जो बेटे होते हैं, गोविंद राज जो अपन पढ़ के आए ना, तो गोविंद राज को अजमेर का शासक बना देते हैं। जैसे गौरी क्या है कि अजमेर का शासक उसको बना के लौटता है, ठीक है। तो लौटने के बाद में पृथ्वीराज का जो भाई होता है हर्राज चौहान, अभी ऊपर पढ़ के आए ना अपन सब, उनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, पत्नी कौन थी, जो भाई कौन थे। तो पृथ्वीराज का जो भाई होता है हर्राज चौहान, वो क्या करता है, गोविंद राज को गद्दी से उतार के स्वयं शासक बन जाता है। आया कुछ समझ में, क्या होता है, गौरी तो गोविंद राज को बिठा के गया, गोविंद राज को बिठाने के बाद में क्या है, पीछे से क्या है, जब गौरी जाता है तो पीछे से हर्राज चौहान क्या करता है
गोविंदराज को गद्दी से उतार के खुद क्या है शासक बन जाता है। और गोविंदराज क्या करता है, रणथंभौर चला जाता है उस समय। ठीक है, गोविंदराज कहाँ चले जाते हैं, रणथंभौर चले जाते हैं, जहाँ पे चौहान शाखा की नींव डालते हैं। आया कुछ समझ में। 1194 ईस्वी में गौरी पुणे भारत आता है। 1194 ईस्वी में क्या है दोस्तों, गौरी पुणे भारत आता है। यहाँ पे चंदावर का युद्ध होता है जयचंद के बीच में। ठीक है, याद रखना। ये अपन जब इंडिया जीके पढ़ेंगे उस समय अच्छे से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार क्या है कि ना, मैं लगभग खूब सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेता दोस्तों, नहीं तो क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। और है ना, मैं क्लासेस के लिए भी बहुत है ना, क्या बोलते हैं, समय निकालने में है ना क्या समय नहीं निकाल पा रहा है, इस कारण से ना एक दो क्लासेस वगैरह ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे टाइम में मेरे और भी बहुत सारे क्या है, जैसे जॉब वगैरह हो गई, बहुत कुछ काम होते हैं। ठीक है, इस कारण से तो देखिए, गोविंदराज रणथंभौर चले जाते हैं तथा वहाँ चौहान शाखा की नींव डाल देते हैं। हो गया। 1194 में गुरु गौरी पुणे भारत आता है तथा हर्राज को गद्दी से उतार के कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बिठा देता है। आया कुछ समझ में दोस्तों। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज गौरी के शासन, पृथ्वीराज चौहान के काल में वो गौरी के साथ में प्रथम भारत आए थे। ठीक है, ये क्या है, गौरी के साथ में भारत आए थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखना, वो अजमेर में आए थे। हो गया इतना। अब एक बार पढ़ लेते इसको। पृथ्वीराज चौहान क्या इस युद्ध में हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास में सरस्वती के में गिरफ्तार किया था तो मार दिया गया था। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, अभी फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो आप एक बार वीडियो को देख के उसके बाद में क्या है क्या नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, हार गए होते हैं और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास में सरस्वती के किनारे क्या है मार दिया जाता है। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को कुछ दिनों में मोहम्मद गौरी के अधीन शासन भी किया था। ये देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि क्या है, सिक्के मिलते हैं। उस सिक्के के अनुसार, सिक्के का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, जिससे पता चलता है कि उनका जो साम्राज्य है किस दूर तक था, किसके अधीन में था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ना, जैसे एक वो सिक्के थे जिसमें लक्ष्मी की आकृति मिलती है दोस्तों, जिससे क्या पता चलता है कि वो जो शासक था दोस्तों, वो क्या है कि ना धार्मिकता वाला जो व्यक्ति था दोस्तों। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारी मतलब सिक्कों से बहुत अलग अलग जानकारी प्राप्त हो सकती है अगर देखा जाए तो। अगर मान लीजिए कि ना, बीकानेर के शासक का जो सिक्का है वो क्या है कि ढूंढाड़ क्षेत्र में मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ढूंढाड़ के साथ में अच्छे संपर्क बने रहे। ठीक है, व्यापार से संबंधित संपर्क बने हुए, या उनके साम्राज्य का विस्तार वहाँ तक था, मतलब ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे अलग अलग क्या है कहना, इतिहास से संबंधित और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो क्या है अलग महत्व की होती है अपनी। तब चलते आगे। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों में मोहम्मद गौरी के अधीन के शासन किया था। इस युद्ध में चामुंड राय सेनापति नहीं था। याद रखना, इस युद्ध में क्या है, चामुंड राय सेनापति नहीं था। पहले युद्ध में तो चामुंड राय सेनापति था मगर इसमें नहीं था। तराइन के युद्ध में हारने के कारण क्या था वो देख लीजिए। ठीक है, पहला कारण, पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राज्यों से विवाद थे, इसलिए किसी ने भी गौरी के खिलाफ उसका साथ नहीं दिया। जयचंद के साथ में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज की अपने जयचंद के साथ में लड़ाई चल रही थी, इसलिए क्या है, जयचंद ने उनका साथ नहीं दिया। अगर जयचंद साथ दे देते तो चंदावर का युद्ध ही नहीं होता दोस्तों बाद में। ठीक है, क्योंकि गौरी तो यहीं हार जाता। तो क्या है, पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्य से विवाद चल रहे थे, इसलिए किसी ने भी गौरी के खिलाफ उसका साथ नहीं दिया, पहला कारण। दूसरा, तराइन के दूसरे युद्ध में दोस्तों गौरी के मुकाबले पृथ्वीराज की सेना कम थी तथा इसके उसके जो अधिकतर सेनापति अन्य युद्ध में व्यस्त थे। ठीक है, उस समय क्या है दोस्तों कि जो पृथ्वीराज की सेना थी वो कम थी, पिछले युद्ध के मुकाबले इस बार सेना कम थी। इसके अलावा जो सेनापति थे उनके जो, ठीक है, वो अन्य युद्धों में व्यस्त थे। ठीक है, अन्य जगहों पे व्यस्त थे, इस कारण से क्या है दोस्तों वो भी हारने के कारण बन गया। मोहम्मद गौरी एक अच्छा सेनापति था, तो उसने अपनी कूटनीति से ये पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। अगर मान लीजिए गौरी घायल होता उस समय उसको जाने नहीं दिया जाता दोस्तों। ठीक है, जाने नहीं दिया जाता, अगर उसको वहीं मार देते क्या ना तराइन का द्वितीय युद्ध हो सकता था? नहीं हो सकता था। ठीक है, तो तराइन के पहले युद्ध के बाद में पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल बाबर और जो सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, तो सांगा जी और बाबर दोनों थे तो अच्छे सेना नायक, मगर बाबर को क्या है बयाना के युद्ध के बाद में तैयारी का मौका दे दिया गया था। जब भी तो खानों का युद्ध हुआ था, खाना के युद्ध में सांगा जी हार गए थे। जो सांगा जी थे वो कितने अच्छे सेना नायक थे, कितने अच्छे सेना नायक, वो बहुत अच्छा युद्ध वगैरह करते थे दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे क्या वीर योद्धा थे। फिर चलते आगे। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और आप बोलते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी कम समझना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों आगे। पृथ्वीराज की सेना में हाथियों का प्रयोग किया गया था, जबकि क्या है तुर्की सेना के अंदर घोड़ों का प्रयोग
किया गया था। याद रखना दोस्तों, पृथ्वीराज की जो सेना थी उसमें क्या है, हाथियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हाथी क्या है, बड़े बड़े होते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, दम 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 करते करते। ठीक है, जबकि जो तुर्की सेना थी उसमें क्या घोड़ों का प्रयोग सबसे ज़्यादा था। तो घोड़े थे क्या है, वरना मतलब जैसे हाथी मान लो कि थोड़ी सी दूर 1500-500 मीटर दूरी तक आएगा दम दम करता करता, जब तक तो घोड़े पता नहीं कहाँ पहुँच जाते दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, पृथ्वीराज की सेना में हाथियों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, जबकि तुर्की सेना में घोड़ों का प्रयोग किया गया था। आया कुछ समझ में दोस्तों। फिर चलिए आगे। भारतीय सैनिकों की अपेक्षा, ठीक है, तुर्की सेना में हल्के हथियारों का प्रयोग किया गया था। जैसे क्या है, जो पृथ्वीराज की जो सेना थी उसके अंदर भारी हथियार बहुत ज़्यादा थे, भाले हो गए, तलवारें हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी जो भारी भारी क्या है हथियारों का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर क्या है, उनको मारना, उठाना, फिर मारना। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है मतलब क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे कि भारी हथियारों को चलाने से कई ज़्यादा ना अच्छा है कि हल्के हथियारों का यूज किया जाए। तो तुर्की सेना में क्या हल्के हथियारों का यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो इससे क्या है कि ना, और भी वो भी कारण क्या है कि तराइन की जितनी दूरती जो द्वितीय युद्ध था उसमें एक अच्छा कारण था दोस्तों मोहम्मद गौरी को जिताने का। ठीक है, फिर चले आगे। तराइन का युद्ध का परिणाम देखिए, तराइन के युद्ध के परिणाम क्या हुए, महत्व क्या है वो देखिए। पृथ्वीराज की हार के बाद में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान क्या थे दोस्तों, कहना था क्या बहुत ही अच्छे शासक थे दोस्तों, अच्छे शासक और अच्छे सेनानायक थे। तो जब तक पृथ्वीराज जी अपने शासन कर रहे थे तब तक क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी क्या है कि भारत में राज कर सके। ठीक है, मगर जैसे ही पृथ्वीराज की हार हुई तो बाद में क्या मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए क्या है भारत में राज करना आसान हो गया था। ठीक है, राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षा पर रोक लगी तथा पृथ्वीराज के बाद में कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, ये भी है कि क्या है कि ना, जब मोहम्मद गौरी ने क्या पृथ्वीराज को हरा दिया उसके बाद में क्या दिल्ली पे तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया था। उसके बाद में तो अलग अलग वंश चलते गए, दास वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, और तुगलक वंश हो गया, फिर कौन सा वंश आया था, तो और सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वंश चलते गए, फिर मुगल आ गए थे। तो कुल मिला के क्या है कि राजपूतों की जो उभरती जो महत्वाकांक्षा थी, मतलब जो इतने भी राजपूत थे, ठीक है, वो क्या अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, और भी बहुत सारी जो महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, तो वो क्या है पृथ्वीराज के बाद में कोई भी राजपूत राजा ने दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाए, वो सब खत्म हो गई। आया कुछ समझ में दोस्तों। भारत में विदेशी शासन की श्रृंखला प्रारंभ हुई। सबसे बड़ी चीज कि भारत में क्या है, विदेशी शासन की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। पहले तो क्या था, दिल्ली के पर अधिकार को, दिल्ली पे शासन कौन चला रहा था, जो ना भारतीय लोग थे वही चला रहे थे, दिल्ली के जो भारतीय शासक थे वही चला रहे थे। मगर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद में फिर कौन शासन चला रहे थे, अब विदेशी लोग चला रहे हैं। जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह हो गए, जो भी जो देख जो क्या बोलते हैं दास वंश, खिलजी वंश, तो ये है कहाँ के, बाहर के तो थे, ये यहाँ के थोड़ी थे। तो ये सब क्या विदेशी श्रृंखला के प्रारंभ हो गए थे। ये वो तराइन युद्ध के परिणाम के मैं तो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रारंभ हुई जो 1947 में जाकर समाप्त हुई। देखिए क्या ना, तराइन के युद्ध के बाद में दोस्तों, देखिए तराइन के युद्ध के बाद में इतने विदेशी श्रृंखलाएं आई, तो ऐसे करते करते क्या है, अंग्रेज आ गए, पुर्तगाली आ गए, ये जो भी क्या है डच वगैरह, फ्रांसीसी वगैरह, तो ऐसे करते करते क्या है कि ये एक लंबा लंबा प्रोसेस चला दोस्तों विदेशी श्रृंखला का, और तब जाके 1947 में जाके क्या है भारत आजाद हुआ दोस्तों। ठीक है, विदेशियों से भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। अब देखिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मतलब कैसे। हिंदू मुस्लिम सांझी संस्कृति का विकास हुआ। अब क्या है, जब मुस्लिमों ने जब यहाँ पे आक्रमण किया दोस्तों, ठीक है, तो ये तुर्की लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो उन्होंने, अब वो यहाँ पे आक्रमण करेंगे तो वो अपनी संस्कृति को भी क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे ना। तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया, इस कारण से क्या हिंदू, मतलब भारत में हिंदू संस्कृति पहले से थी और मुस्लिम संस्कृति फिर बाहर से आई, तो इसी कारण से हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का क्या इसमें विकास हो गया। आया कुछ समझ में, जिसके प्रभाव से स्थापत्य कला और चित्रकला में देखने को मिलता है। जैसा कि अपन चित्रकला पाठ पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, कला संस्कृति का तो अपन ने देखा था। तो उसमें क्या है, जैसे आमेर में आपने देखा कि है ना, कुरान पढ़ती सजाती वगैरह है, ठीक है, फकीरों को भिक्षा देती नारी है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ना, हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति का विकास हुआ, जिसके कारण जो स्थापत्य कला है, जो भी स्थापत्य कला जो बनाई गई है, ठीक है, और चित्रकला, उसमें क्या है आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदू मुस्लिम से जो चित्रकला का मिश्रण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी क्या है जिस समय भारत आए थे, और यहीं से क्या है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, नकारात्मक चीज़ें देखिए, बौद्ध व हिंदू संस्कृति का पतन हो गया। देखिए बौद्ध हिंदू संस्कृति का पतन हो गया। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत में लगभग समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब क्या है, जब भारत से ये बाहर से तुर्की लोग भारत आए थे तो उन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या है, बौद्ध संस्कृति जो हिंदू संस्कृति थी वो क्या है लुप्त होना शुरू हो गई, उसमें भी क्या मिश्रण देखने को मिलने लगा। साथ ही साथ जो बौद्ध संस्कृति थी वो तो 1200 के बाद में क्या है समाप्ति हो गई थी। ठीक है,
आया कुछ समझ में? फिर चलते आगे। पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। दिल्ली के पास में पिथौरागढ़ का इन्होंने निर्माण कराया था। दिल्ली के पास में इन्होंने क्या किया था? पिथौरागढ़ का निर्माण कराया था। आया कुछ समझ में? कला व संस्कृति की विभाग की स्थापना की, जिसका मंत्री पद्मनाथ था। ठीक है, तो कला और संस्कृति विभाग की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी, जिसका मंत्री था वो कौन था? पद्मनाथ था। ठीक है। दरबारी विद्वान चंद्रप्रदायी, इनका दूसरा नाम पृथ्वीबढ़ था। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है। और वो जो एक सिद्धांत अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, वो इसी सिद्धांत के इन्हीं की ना पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ ने क्या है कि वो एक यज्ञ किया था, जिसके अंदर प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, 4 चौहानों के जो उद्भव हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 4 योद्धाओं का उद्भव हुआ, तो वो इसका जो प्रतिपादक है वो चंद्रप्रदायी है। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। फिर जयानक, जयानक की किताब कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। फिर आते हैं विद्यापति गौड़, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, अभी अपन पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, वागेश्वर चौहान जिनको बोलते हैं। ठीक है, जनार्दन और विश्वरूप, ये सब क्या थे? उनके दरबारी विद्वान थे। उपाध्याय राय पिथौरा और दल पुंगल। ठीक है, राय पिथौरा और दल पुंगल। ठीक है, एक बार मैं आपको बता चुका हूँ। प्रमुख मंत्री इनके देखिए भुवनमल, भुवनमल और केमास, याद रखना दोस्तों केमास। ठीक है, के केमास तो पूछा भी गया है। ठीक है, केमास और भुवनमल कौन किसके मंत्री थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मंत्री थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन देख लीजिए। देखिए कि पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति व दूरदर्शी राजनेता होने का आरोप लगाया गया। अब देखिए कैसे दोस्तों, कई इतिहासकार क्या है इनको बोलते हैं कि ये अपरिपक्व सेनापति थे और दूरदर्शी राजनेता होने का आरोप लगाया है। ठीक है, लेकिन ये आरोप गलत है दोस्तों। वे तराइन के दूसरे युद्ध में पहले किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब इतिहासकार बोलते हैं कि वो अपरिपक्व सेनापति थे। ठीक है, मतलब उनसे ढंग से मतलब क्या वो अपने सेनापति को से युद्ध कर जो युद्ध वगैरह करते थे वो अपरिपक्व थे। ठीक है, उसके लिए। जबकि जो इतिहासकार अन्य इतिहासकार है वो बोलते हैं दोस्तों के तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उससे पहले किसी भी युद्ध में वो कभी पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, इसलिए उनकी अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये भी हम अच्छे से समझते हैं वो कितने मतलब महान सेना नायक थे दोस्तों। ठीक है, आज भी हम उनका नाम अच्छे से लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अपने युग की सीमाओं से बंधा हुआ था। पहली चीज़ तो ये, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या शासक थे वो निहत्तों पे वार नहीं करते थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान अपने युग की सीमाओं में बंधा हुआ था दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं कि अपने युग की सीमा की, जैसे हमारे जो वर्तमान में, जैसे मान लो हमारे वर्तमान में जैसे घर होंगे हमारे, जैसे हमारा घर है तो हमारे घर में क्या है कि एक नियम होता है, उस नियम को हम तोड़ के नहीं जा सकते दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जी भी क्या है अपने युग की सीमाओं में बंधे हुए थे। दुश्मन की भागती हुई सेना पे हमला नहीं करना, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अगर कोई सेना भाग रही दोस्तों, युद्ध के बाद में क्या है, युद्ध में अगर सेना हार कर भागना शुरू कर देती है तो उनके ऊपर वार नहीं करना, तथा माफ़ी मांग लेने पर शत्रु को छोड़ देना। ये भी देखिए हमारी मतलब देखा जाए तो ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि इसके लिए बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर अपने शत्रु को भी माफ़ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दुश्मन की भागती हुई सेना पर वार नहीं करना तथा माफ़ी मांग लेने पर शत्रु को छोड़ देना। उस समय हिंदू संस्कृति के आदर्श थे दोस्तों ये। ठीक है, उस समय क्या है, ये हिंदू संस्कृति के आदर्श रहे, क्या बोलते हैं, आदर्श रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कि पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहे थे, इसी कारण से उन्होंने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में जाने दिया था। हालांकि उसकी हार ने भारत को गुलामी का मार्ग खोल दिया था। जैसे क्या है, जब पृथ्वीराज जी तराइन जो द्वितीय युद्ध में हारे, उसके बाद में क्या विदेशी आक्रमण, विदेशी लोगों का क्या है शासनकाल शुरू हो गया था। ठीक है, तो हालांकि क्या है कि अगर वो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, प्रथम युद्ध में क्या है कि मोहम्मद गौरी को जाने नहीं देते और उनके ऊपर क्या है आक्रमण करके उनको मार देते, तो ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि मगर फिर भी वो अपने युग के जो आदर्श थे उसमें बंधे हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मध्यकालीन इतिहास में उनके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी क्या अलग अलग योगदान दिए हैं। ठीक है, तो इतना था पृथ्वीराज चौहान। आई होप आपको पृथ्वीराज चौहान अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।